नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 के जो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा यानी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो ये बुक चल रही है कक्षा 9 के अंदर, उनके संबंधित जो पहला चैप्टर है वो आपको मैं लेकर आया हूँ। देखिए, ये है अनुच्छेद 51 के, जिसके अंदर 11 कर्तव्य हैं। हमारे कौन-कौन से कर्तव्य हैं वो याद क्रमवार होने चाहिए, क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि बोर्ड है वो कहीं से भी पूछ सकता है, आरपीसी या अधीनस्थ बोर्ड। पहला है, मैं आदर करूंगा, किसका आदर करूंगी या किसका आदर करूंगा, किसका आदर करूंगा। संविधान एवं इसके आदत, संविधान में इसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करो, या राष्ट्रगीत नहीं है, या आदर्श आदर किसका करूंगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज। तो ये भी पूछा जा सकता है वहाँ पर, इनमें से कौन सा सही नहीं है या कौन सा सही है। राष्ट्रगान दे देते हैं, राष्ट्रगीत दे देते हैं, और दोनों दे देते हैं, तो हम वहाँ पर दोनों लिखा कर आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, दोनों नहीं। यहाँ पर कर्तव्य के अंदर सिर्फ राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और संविधान के आदर्शों को, ये 3 चीज़ ही लिखा हुआ है कि इनका आदर करूँगा, ये कर्तव्य है। और इसके अलावा है पालन करूँगा किसका, कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनका मैं पालन करूँगा। रक्षा करूँगा किसकी, भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता की रक्षा करूँगा। और इसके अलावा सेवा करूँगा किसकी, राष्ट्र की सेवा करूँगा। इसके अलावा निर्माण करूँगा किसका, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करूँगा। इसके अलावा त्याग किसका करूँगा, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं, पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर जो भेदभाव है उसका मैं त्याग करूँगा। इसके अलावा परिरक्षण किसका करूँगा, हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का मैं क्या करूँगा, परिरक्षण करूँगा। प्राणी मात्र के प्रति क्या करूँगा, दया भाव रखूँगा। इसके अलावा हिंसा से मैं क्या करूँगा, दूर रहूँगा, हिंसा से दूर रहूँगा। सार्वजनिक संपत्ति के क्या करूँगा, रक्षा करूँगा। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और सुधार की भावना का विकास करूँगा। प्रयास किसका करूँगा, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का क्या करूँगा, प्रयास करूँगा। ये प्रयास करूँगा। अब रक्षा किसकी करूँगा, रक्षा वन, झील और नदी और वन्य जीव की क्या करूँगा, मैं रक्षा एवं संवर्धन करूँगा। यानी ये वन है, ये झील है, ये नदी है और वन्य जीव है, इनकी रक्षा करना है हमारा कर्तव्य है। और इसके अलावा अभिभावकों का दायित्व दिया गया, अभिभावक या संरक्षक का, कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के क्या अवसर उपलब्ध कराना। तो ये तो बाद में जोड़ा गया था। पहले संविधान के अंदर जो संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976, तो उसके अंदर 10 कर्तव्य ही जोड़े गए थे। कितने कर्तव्य, 10 कर्तव्य जोड़े गए। ये 11 कर्तव्य बाद में जोड़ा गया, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के टाइम जोड़ा गया ये। आगे देखिए, ये उद्देशिका है। तो उद्देशिका या और प्रस्तावना एक ही है, और इसको भी हमें संविधान का, भारत का संविधान, संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना, इनको भी पढ़ना, क्योंकि यहाँ से भी कहीं से पूछा जा सकता है कि संविधान में ये भारत नाम है वो कितने बार आया हुआ है। तो भारत एक बार आया हुआ है संविधान में, ठीक है। और इसके अलावा ये भारत, हम भारत के लोग भारत को, और एक बार ये 2 बार आ गए। और इसके अलावा ये जो क्लोज है, ये 42 संविधान संशोधन इंदिरा गांधी द्वारा जो प्रधानमंत्री थे 1976 में, उनको टाइम ये नया क्लोज जोड़ा गया था प्रस्तावना के अंदर। ये क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कितने प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय, कितने प्रकार के न्याय है 3 प्रकार के, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय
और इसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, यानी ये कंटिन्यू कर्म में भी पूछा जा सकता है, और उपासना की स्वतंत्रता। इसके अलावा समता, समानता किसमें, यानी प्रतिष्ठा और अवसर में क्या होती है, समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। इसके अलावा फिर से 42वें संविधान संशोधन में एक और जो जोड़ी गई लाइन है, यह है प्रस्तावना के अंदर दूसरी लाइन, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की ओर बंधुता बढ़ाने के लिए और दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा से वे आज तारीख कितने 26 नवंबर 1949 को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, यानी संविधान सभा ने अंगीकृत किया, अधिनियमित किया संविधान सभा ने ही, और आत्मा अर्पित संविधान सभा ने ही किया। तो ये देखिए, ये अब नया प्रश्न यह क्या बनेगा कि ये जो अखंडता है, एकता है, वो किस धारा के अंदर है? संपूर्ण प्रभुत्व संपदा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये किस धारा के अंदर है? तो ये है 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 के अंदर ये चीज लिखी हुई है। इसके अलावा ये हो गई प्रस्तावना। इसके अलावा ये देखिए, आजकल जो लोगों के चित्र भी देख कर जाने, लोगों में ये भी पूछा जा सकता है इसमें कौन सा चित्र है कि नहीं है, कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये लोगो है, और ये राजस्थान पाठ्य पुस्तक जो मंडल है जयपुर, उनका लोगो है। इसके अलावा NCERT का लोगो भी है, उनको भी आपको देख कर जाना है, क्योंकि उनमें से ही कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये है हमारे चैप्टर। तो पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे हम 1857 क्रांति, नशीराबाद में क्रांति, नीमच में क्रांति, एरनपुरा में और अवा की क्रांति, मेवाड़ में क्रांति की गूंज, कोटा में क्रांति, अन्य राज्यों की क्रांति की गूंज, और सलोम्बर कोठारिया का आंदोलन, 1857 क्रांति की असफलता के कारण, 1857 की क्रांति के असफलता के परिणाम, ये आज पढ़ेंगे हम इस वीडियो के अंदर। ये इसके अंदर जो दिए गए हैं 7 चैप्टर, वो संपूर्ण रूप से मैं हर वीडियो के अंदर लेकर आने वाला हूँ, तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े रहें। पहला है 1857 क्रांति। मैं ये आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगा, ताकि जो वर्तमान समय में बोर्ड द्वारा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऑथेंटिक बुकों से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, तो ऑथेंटिक बुक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और ये जो बुक है हमें NCERT की जरूर पढ़नी चाहिए। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान पे अछूता नहीं रहा, यानी जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, क्यों, हालांकि औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बार की तो मराठों ने भर दिया। यानी औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद भारत में अचानक क्या हो गया, शक्ति खत्म हो गई। यानी उन शक्ति को भरने के लिए मराठों ने कुछ प्रयास किया, परंतु मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया। तो ये राजस्थान से सबसे पहले धन कब, यानी मई 1711 में कहाँ से किया? तो ये प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ क्षेत्र से धन मेवाड़ से एकत्रित किया है। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक अजय सिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया था। यानी जयपुर के जो शासक थे सवाई जय सिंह द्वितीय, उनसे, और मुगल बादशाह यानी औरंगजेब के बाद जो बादशाह बने बाद आने वाले, उनमें से एक थे मोहम्मद शाह। उनसे मराठा समस्या थी, उनसे निपटने के लिए विचार विमर्श किया। किसने किया? तो ये किया संग्राम सिंह ने, यानी उदयपुर या मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह। 1724 ईस्वी में, यानी 1124 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमण में तेजी आई। यानी 11 और 24, यानी पिछले 13 सालों में
जो आक्रमण है राजस्थान में मराठों ने तेज करती है। इसी बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। ये अप्रैल 1734 की बात है। कहाँ की बात है? अप्रैल 1734 की बात है, जब बूंदी के जो शासक थे बुद्ध सिंह, उनको पहले जय सिंह ने हटाकर दलेल सिंह को राजगद्दी पर बैठा दिया। तो बुद्ध सिंह ने मराठों की सहायता से दलेल सिंह को हटाकर बूंदी पर अपने वापस सत्ता स्थापित कर ली, यानी बूंदी अपने हाथ में ले लिया। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। यानी सबसे पहले जो मराठों को आमंत्रित करने वाली रियासत थी वो बूंदी ही थी। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप है वो बढ़ गया। 34 के बाद में मराठा है वो बहुत तेजी से मराठों का जो राजस्थान में है हस्तक्षेप बढ़ गया है। 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठा को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए आसान मार्ग मिल गया। यानी मालवा पर अधिकार करने, मालवा जो मेवाड़ से लगभग मेवाड़ और हड़ौती के पास ही है, तो राजस्थान में घुसने का है वो रास्ता साफ हो गया। देखिए 1734 में ही हुडा सम्मेलन हुआ था, वो भी इसीलिए हुआ था कि मराठा के द्वारा जो राजस्थान के ऊपर बार बार आक्रमण किए जा रहे थे उनको रोकने के लिए ही हुआ था हुडा सम्मेलन। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। यानी पहले तो आसपास के इलाकों को लूटते थे, परंतु धीरे धीरे राजाओं को और सेठ साहूकारों को लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यानी आंतरिक मामलों में भी इन्होंने दखल देना शुरू कर दिया मराठों ने और प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने से हुआ। यानी बूंदी में, जोधपुर में और जयपुर में मराठों का प्रवेश इसी बहाने से हुआ। किसी बहाने से? जो आंतरिक मामले हैं, जैसे बूंदी में राजगद्दी प्राप्त करने का मामला है, इसी प्रकार जोधपुर में भी मामला था, जयपुर का भी मामला था और नादिर शाह। इसके बाद हमारे 1739 ईस्वी में हमारे भारत के ऊपर नादिर शाह का आक्रमण होता है। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण होता है, जिन्होंने तख्ते ताउस जो दिल्ली में शाहजहां के द्वारा निर्मित सिंहासन था, उस मयूर सिंहासन, उसे लेकर वो चला गया था नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठा ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया। यानी अब 1739 में जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ, तब मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया। यानी सबसे पहले राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का जो प्रयास है वो मराठों ने कब किया? 1739 ईस्वी के आसपास, यानी नादिर शाह के आक्रमण के समय। लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। यानी राजपूत आपस में लड़ना शुरू हो गए, राजस्थान के रियासत वाले राजा। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता के पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। यानी केंद्र है वहाँ पर पहले साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य, वो उसका पतन हो गया था। तो अब जो राजा है वो किसके अधीन रहे, यानी किसके पास जाए या क्या एकता दिखाए, तो इसका लिए मराठों ने राजस्थान में आने शुरू हो गए और राजपूत राजाओं को अपनी ओर मिलाने का प्रयास करने शुरू हो गए। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। यानी जो मराठा सरदार थे उनके जो सबसे ऊपर साहू थे, तो इन्होंने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी ये प्राप्त करने का आदेश दिया। यानी ये भी प्रश्न आ सकते हैं कि मराठों ने राजस्थान से कौन कौन से कर प्राप्त करने का जो आदेश है वो साहू ने बाजीराव को दिया। 1732 ईस्वी में सवाई जय सिंह को
जो मालवा का सूबेदार बना, यानी मालवा का सूबेदार 1732 में सोई जय सिंह को बनाया गया मुगलों के द्वारा, यानी सूबेदार, उसे मराठों ने घेर लिया। यानी मराठों ने क्या किया, जय सिंह को घेर लिया, सूबेदार को। जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। यानी मालवा के जो 28 परगने हैं वो अपनी हार मानकर जय सिंह ने मराठों को दे दिए। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों में मराठा का प्रभुत्व स्थापित हो गया। यानी 1761 से लेकर और 1791 तक धीरे धीरे, यानी 1761 में जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो इस तरह से धीरे धीरे जो मराठा है वो राजस्थान में मजबूत स्थिति हो गई। और राजस्थान बढ़ते मराठा हस्तक्षेप से ने जय सिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं को आंख खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया। यानी मराठों से मुक्ति पाने के लिए राजस्थान के राजाओं ने धन का सहारा लिया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठे नहीं माने, यानी मालवा को खाली करने नहीं किया, यानी धन देने के बावजूद भी उन्होंने मालवा को खाली नहीं किया, तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। जुलाई, यानी देखिए जुलाई, ये अप्रैल में, जो अप्रैल 1734 में जो हमने पीछे पढ़ा था, अप्रैल 1734 में क्या हुआ था, अप्रैल 1734 में यानी बुद्ध सिंह ने बूंदी में मराठों को आमंत्रित किया और दलेर सिंह को बाहर निकला था। और अब क्या हुआ, जुलाई 1734 में मराठों के विरुद्ध, जुलाई 1734 में जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के तत्कालीन शासक और उदयपुर के शासक और कोटा के शासक, किशनगढ़ के शासक, नागौर के शासक, बीकानेर के शासक और ने मेवाड़ में हुडा नामक स्थान, जो अभी वर्तमान में भीलवाड़ा में है, हुडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। और 17 जुलाई को, ये तारीख भी पूछी जा सकती है, 17 जुलाई को 1734 को हुडा सम्मेलन हुआ था। इस एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर भी हुआ, जिसके अनुसार राजस्थान में सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्रित होने का तय किया। यानी जुलाई महीना बारिश का है, तो उन्होंने कहा भी अभी बारिश शुरू हो गई है, वर्षा ऋतु के बाद हम क्या करेंगे, रामपुरा नामक स्थान पर एकत्रित होंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ भी ली गई थी। यहाँ पर ये शपथ ली गई कि किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में हम क्या नहीं देंगे, आश्रय या शरण नहीं देंगे। परंतु इस सम्मेलन में के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था। यानी एक राजा दूसरे राज्य से क्या कर रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे। इसलिए ये जो सम्मेलन है वो सक्सेस या सफल नहीं हुआ। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का क्या था, यहाँ पर अभाव था। रियासतों की स्वायत्त नीतियाँ और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। यानी रियासतों के अपने अपनी नीतियाँ हैं वो स्वार्थ थी, इसलिए ये सम्मेलन सफल नहीं हुए। 1734 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ना पुनः असफल प्रयास किया। 1735 में असफल प्रयास। पेशवा अक्टूबर 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। यानी पेशवा जो बाजीराव थे वो 1735 में क्या हुआ, उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता स्वीकार हुआ। यानी जगत सिंह थे, उन्होंने जो पेशवा थे उनका क्या किया, आतिथ्य किया और उन्होंने उपहार भी दिए। और पेशवा को चौथ के लिए जो कर है उसका भी समझौता पेशवा से हुआ, जयपुर के जगत सिंह से। फिर वह जयपुर आया, जोधपुर के जगत सिंह से। फिर वह जयपुर आया और जयपुर के जय सिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा। यानी जय सिंह थे जो जयपुर के सवाई, उन्होंने मराठों और मुगलों से समझौता कराने का प्रयास करवाना चाहा कि उनके समझौता कराते, पर वे असफल रहा। पेशवा क्या कर रहा है, देखिए पेशवा
पेशवा की राजस्थान का यात्रा का परिणाम ये निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। यानी मुगलों के साथ साथ, मुगलों को तो पहले वो कर देते ही, अब उनको मराठा को भी कर देना शुरू करना पड़ा। 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दूरा दूराहसराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। यह जो संधि है दूराहसराय की, ये अपमानजनक संधि थी, वो करनी पड़ी। किससे? मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए। यानी इतनी मुगलों की है वो हालत खराब हो गई थी, इतनी सत्ता है वो कमज़ोर पड़ गई थी मुगलों की, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। यानी मालवा की सूबेदारी प्राप्त हो गई मराठों को, और 50 लाख रुपए हैं वो इस दूरासराय की संधि से प्राप्त हुए। 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और जैतारण परगनों में चौथ वसूल करना प्रारंभ कर दिया। 1742 में मराठा कहाँ आए? सोजत आए, पाली, रायपुर, पाली, जैतारण, पाली। या जैतारण और रायपुर वर्तमान में जैतारण और रायपुर ब्यावर जिले में, वर्तमान में ब्यावर जिला की तहसील है ये जैतारण और रायपुर, ब्यावर। तो इस तरह से ब्यावर जिले की तहसील है, वर्तमान में जयपुर और जैतारण। यहाँ से 1742 में इन्होंने चौथ नामक कर वसूल की। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। यानी तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में। वहां पर राजपूतों ने संगठित होकर, यहाँ संगठित तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जयपुर और जोधपुर की सेनाएं थी, फिर भी दूसरे राजपूत रियासतों ने भी इनका सहयोग किया था। तो यहाँ पर तुंगा के युद्ध में मराठा क्या हो गए? पराजित हो गए। तो 1791 ईस्वी के बाद मराठा की शक्ति क्या हो गई? क्षीण होने लगे। 91 के बाद मराठे भी क्षीण होने लगे। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। यानी 1791 के आसपास मराठा कमजोर होने लगे और फिर दक्षिण भारत के अंदर जो अंग्रेज हैं वो धीरे धीरे अपनी नींव मजबूत करने लगे। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर पड़ गई। यानी उत्तराधिकार संघर्ष, यानी एक राजा दूसरे राज्य से लड़ रहे थे, और राज्यों में भी आपसी जो कुर्सी को लेकर भी संघर्ष हो रहा था कि सिंहासन पर कौन बैठेगा, उत्तराधिकारी कौन बनता। और सामंती लोग थे वो भी एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा थी कि वो चाहता कि मैं सामंत बन जाऊं उनका, वो चाहता कि मैं अच्छी जो सामंत बनकर अच्छी खासी जो आय है वो प्राप्त करूं। 1791 ईस्वी में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया था। यानी अंबाजी इंगले ये मराठा है जिन्होंने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया था। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया। परंतु सियासी घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके और 1795 ईस्वी में मेवाड़ के चुंडावतों का अधिकार हो गया। कहाँ पर? यहाँ पर जो मेवाड़ का जो दक्षिणी हिस्सा था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इस हिस्से पर। और इसके बाद क्या होता है? अतः उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। यानी अब क्या हो गया? धीरे धीरे चुंडावतों का, इन सरदारों का संघर्ष है वो शुरू हो गया। अब क्या होता है? 1802 ईस्वी में आमिर खां पिंडा ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया और भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह थे, वो आपसी वैमनस्य थे रियासतों में उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, और उधर आमिर खां पिंडा ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया था 1802 ईस्वी में। और 1803 ईस्वी मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया। यानी 1803 में मेवाड़ के जो शासक थे भीम सिंह, वो जयपुर के राजा
के सहयोग से या उनके माध्यम से क्या करने का प्रयास किया, अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया और वे असफल रहे। 1793 ईस्वी से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की व्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़े सैनिकों को उचित धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। यानी क्या करते थे, दोनों पक्ष ज़्यादा पैसे देकर सैनिकों को अपनी ओर मिलाते थे और परिणाम थे राज्य आर्थिक संकट से गिर गया, क्योंकि पैसे तो राज्य से आएगा तो राज्य धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा आर्थिक स्थिति, और यही हालत हो गई थी मारवाड़ रियासत की या जोधपुर रियासत की। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास किया। यानी राजस्थान के राजाओं ने फिर ये दिमाग लगाया कि शत्रु का शत्रु क्या होता है, मित्र होता है अपना। तो मराठों का शत्रु अंग्रेज हैं, तो हम क्यों नहीं अंग्रेजों से क्या कर लें, अंग्रेजों से संधि कर ले या मित्रता कर ले, जिससे हम अंग्रेज और हम मिलकर मराठों को हरा सकते हैं। फिर क्या हुआ, सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पत्ती सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। यानी गवर्नर जनरल के पास सबसे पहले जयपुर के महाराजा पत्ती सिंह ने 1776 ईस्वी में अंग्रेजों से मैत्री करने के लिए जनरल के पास अपना प्रतिनिधि भेजा था। 1786 यानी 1776 नाम देखकर आपको याद आया होगा 1576 में भी एक युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी के युद्ध के तकरीबन 200 साल बाद देखे जयपुर के जो राजा हैं वो क्या कर रहे हैं, मेवाड़ के महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने वाले रियासत जयपुर अब क्या कर रहे हैं, वो भी अंग्रेजों से सहयोग पाने का प्रयास कर रही हैं। अब देखिए जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया और वे सफल नहीं हुए, या दोनों सफल नहीं हुए, जोधपुर के राजा सफल हुए नहीं जयपुर के। और 1803 ईस्वी में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। यानी 1803 में अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसे तो हमारी और राजपूतों की मित्रता होगी नहीं और हमारे अंडर है वो राजपूत नहीं रहेंगे, तो उन्होंने अपनी नीति में भी कुछ परिवर्तन किया। नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के सेनापति, ये लॉर्ड तो उनके घर पर थे, हमारे कोई लॉर्ड नहीं है ना, अपने कोई लॉर्ड नहीं है, लॉर्ड उनके घर पर है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम आज भी किताबों में उन लोगों के नाम के आगे लॉर्ड लगा रहे हैं जिन्होंने देश के लोगों का शोषण किया था और देश का भी शोषण किया था। वो लॉर्ड कैसे हो सकते हैं? भगवान कभी किसी का, लॉर्ड का मतलब भगवान होते हैं और भगवान कभी किसी का शोषण नहीं करते हैं, तो ये लॉर्ड नहीं है, सेनापति लेक ही है सिर्फ, है ना। नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लेक ने, ये दुर्भाग्य की बात है कि हमें लगातार सरकारें भी ऐसा ही पढ़ा रही हैं, तो गलत चीज़ है। राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। यह देख कि ग्वालियर के जो राजघराना था वहाँ पर सिंधिया, इनको लासवाड़ी के युद्ध में उत्तर पूर्वी सीमा तो राजस्थान के लगती है ग्वालियर से, वहाँ पर निर्णायक युद्ध में अंग्रेजों ने सिंधिया को हरा दिया और मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्णावसर प्रदान कर दिया। यानी ये लासवाड़ी का युद्ध है, वो क्या होगा, जो कील की ताबूत की कील साबित हुआ, और ये ही सबसे बड़ा रीजन रहा कि जो राजस्थान के राजपूत हैं उनको अंग्रेजों से संधि करने या मित्रता करने का एक अच्छा अवसर मिला। और 1803 ईस्वी की संधि की शर्तें तय की गई, दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे, ये शर्तें थी। पहली शर्त, यानी दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार, कंपनी इन राज्यों में से खिराज नहीं लेगी तथा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करेगी। यानी यहाँ से खिराज भी नहीं लेगी क्योंकि मित्र हैं, तो मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार।
और इनके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि वो मित्र हैं। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा, यानी कंपनी का ये दायित्व होगा कि वो इन राज्यों की, अपने मित्र राज्यों की सुरक्षा करे, और वहाँ सुरक्षा के बदले वो धन लेंगे। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे, यानी दूसरे राज्य से यदि विवाद हो गया है तो कंपनी की सहायता से वो विवाद है वो सुलझाया जाएगा। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी भरतपुर ने हस्ताक्षर कर दिया, अलवर ने हस्ताक्षर कर दिया, जयपुर ने कर दिया और जोधपुर ने कर दिया। यानी इन रियासतों ने 1803 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली। 1811 ईस्वी में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेडकॉप दिल्ली का रेजिडेंट बना, यानी जो सेटल था ये दिल्ली का रेजिडेंट था। 1811 में उनकी जगह चार्ल्स मेडकॉप बना था रेजिडेंट दिल्ली का। उसने गवर्नर जनरल, ये फिर से लॉर्ड दे दिया, लॉर्ड नहीं है हमारे, ये इनके घर पर लॉर्ड है, हमारे लिए कोई लॉर्ड नहीं है। मिंटो यानी हमारे लिए लॉर्ड, हमारे 1857 क्रांति के जाबाज बहादुर लोग थे जिन्होंने सब कुछ बलिदान दिया और अपना सब कुछ त्याग कर अपना बलिदान दिया था अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, वो लॉर्ड है हमारे लिए। उसने गवर्नर जनरल मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीरखाओं और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। यहाँ राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए जो मिलकर क्या करेगा, पिंडारियों का, अमीरखा का और मराठों का क्या करेगा, दमन कर देगा। अब क्या कर तत्कालीन गवर्नर, ये फिर से लौट दे दिया है। दुर्भाग्य की बात है कि हमें सरकारें भी ऐसी मिली जो ये हटाना चाहिए वो लगातार छाप रही है ये चीज़ें। तो तत्कालीन गवर्नर हेस्टिंग्स, यानी उस समय का जो गवर्नर था वो गवर्नर हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की स्वच्छ सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था कि जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्य में ही सीमित कर दिया जाए और पिंडारियों की शक्तियों का दमन कर दिया जाए। क्या, एक तो होलकर, मल्हार राव होलकर, वो आपने पढ़े होंगे, वो होलकर और सिंधिया, और इसके अलावा पिंडारियों का, इनका दमन करके ही क्या किया जा सकता है, कंपनी की जो भारत में स्वच्छ सत्ता है स्थापित की जा सकती है। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव थे। यानी राजपूत राज्य हैं, जो राजपूताना की रियासतें हैं, उनको अपने परिवार संरक्षण में लेना या अंडर में लेना अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा दायित्व था या अनिवार्य था, क्योंकि यह सिंधियों के, होलकरों के और पिंडारियों के मित्र थे या उनके सहयोग में थे। अतः अंग्रेजों ने 15 नवंबर 1817 ईस्वी को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के, देखिए नई संधि कर ली है होलकर से 5 नवंबर 1817 ईस्वी को। यह देखिए 1857 क्रांति जब हुई थी, उस समय के रियासतों के राजा थे 1857 की क्रांति के समय जो रियासतें थी उनके राजा थे। कोटा रियासत के राम सिंह थे, जोधपुर रियासत के तख्त सिंह थे, भरतपुर रियासत के जसवंत सिंह थे, और उदयपुर रियासत के स्वरूप सिंह थे, और जयपुर रियासत के राम सिंह द्वितीय थे। देखो जयपुर और कोटा, और शायद बूंदी के भी सेम ही है, हाँ बूंदी, ये राम सिंह ही थे। ये जयपुर के राम सिंह द्वितीय थे, बाकी कोटा बूंदी राम सिंह, और सिरोही के शिव सिंह, और धौलपुर के भगवंत सिंह। धौलपुर के कौन थे? भगवंत सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह। बीकानेर के सरदार सिंह थे, और करौली के मदन पाल सिंह थे करौली के। और इसके अलावा टोंक के नवाब थे वजीरुद्दौला, और बूंदी रियासत के राजा थे राम सिंह, अलवर रियासत के विनय सिंह, और जैसलमेर रियासत के रणजीत सिंह, और झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। इसके अलावा प्रतापगढ़ के भी तलपत सिंह प्रतापगढ़।
बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के उदय सिंह। तो ये जो रियासतों के उस समय राजा थे, 18 रियासतें थी, उनके राजा थे, या 18 रियासत थे, 19वीं एक रियासत थी टोंक, तो 19 रियासतें थी, उनके ये राजा थे 1857 क्रांति के टाइम। तो संधि होलकर संधि की थी के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इससे इधर मेटकोप का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी संधिकार कर ली। यानी मेटकोप का जो ही निमंत्रण मिला कि आपसे हम संधि कर सकते हैं, तो तुरंत ही करौली रियासत है, कोटा रियासत है, उदयपुर रियासत है, बीकानेर रियासत है, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर, इन रियासतों ने संधि करना शुरू कर दिया, यानी यह संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य ने संधि की थी। सबसे लास्ट में जो संधि है वो राजस्थान की रियासत है, सिरोही रियासत ने संधि की थी। इस प्रकार 1817 ईस्वी से 1823 ईस्वी के दौरान राजस्थान पर स्थापित ये ब्रिटिश आधिपत्य 1847 ईस्वी ने स्वतंत्र प्राप्त अक्षुण्ण रहा। यानी 1817 से 23 के मध्य जो राजपूताना में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ था, वो 1947 में जब आज़ादी मिली थी भारत को, तब जाकर समाप्त हुआ था। 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासत थी, उनमें 17 राजपूत, 2 जाट, एक मुस्लिम रियासत मुस्लिम शासक था द्वारा शासित थी। इन राज्यों के साथ किए गए संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी, जो तो कुछ विशिष्ट जो उस राज्य से संबंधित थी। संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार थी, यानी उस समय जो संधि की गई थी 1817 में राजपूत रियासतों से, उनकी शर्तें क्या क्या थी देखिए। ये शर्तें थी, ये शर्तें पूछी जा सकती है, निम्न में से कौन सी शर्त नहीं थी। पहले है, संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता है तो स्वीकार कर लिया कि हमारे ऊपर या सर्वोच्च जो है वो अंग्रेज है। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया कि राजा है वो वंशानुगत रहेंगे, यानी राजा का पुत्र राजा, राजा का पुत्र राजा। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन भी दिया था। अंग्रेजों ने कहा कि आपके राज्य के ऊपर बाहरी कोई आक्रमण होता है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो हमारी है, और आंतरिक शांति भी और व्यवस्था बनाने में भी हम आपका सहयोग करेंगे। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिक एजेंट रखना तय किया गया। या जिन जिन राज्यों ने तय किया, जिन जिन रियासतों ने संधि की, उनमें एक एक अंग्रेजों द्वारा एक पॉलिटिक एजेंट रखा जाएगा। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिक एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी जो पीए है, यानी पीए पॉलिटिक एजेंट है जो अंग्रेजों का होगा, वो उन रियासतों के आंतरिक मामले या किसी कार्य में, राज कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी। यानी इनके बदले एक तो उन्होंने कहा भी जो विदेश नीति है वो अंग्रेजों के हाथ में रहेगी, और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मदद से प्रस्तुत करने का वादा किया। यानी अंग्रेज ही जो आपसी विवाद हो जाता है पड़ोसी रियासतों के, उनका उन विवादों का हल करना अंग्रेजों के माध्यम से हल होगी। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द कर सकता है। जैसे विश्व युद्ध हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो ऐसी आवश्यकता पड़ने पर जो रियासती राज्यों के समस्त सैनिक और साधन है वो अंग्रेजों के अधीन करने होंगे। सातवीं जो शर्त है वो है, अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों में संधि में अलग अलग थी। यानी जो खिराज या धन है, कर है, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग थी, एक प्रकार की नहीं थी। खिराज की ये राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया। यानी जो मराठों को खिराज दिया जाता था उसी आधार पर ये राशि अंग्रेजों को भी देनी थी। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान में रियासती निवेशकों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, पर अपनी ही स्वतंत्रता खोनी पड़ी। यानी अपने आप
के रूप में वो स्वतंत्र नहीं हुए रहे। अब वो दूसरे के दिन हो गई। उपयुक्त संधि का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा, यानी बहुत खराब प्रभाव पड़ा राजस्थान की रियासतों पर। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। यानी कंपनी तो चाहे राज्य रियासतों में आर्थिक अर्थव्यवस्था सही चल रही है या नहीं चल रही है, उनको तो खिराज या कर देना ही है। पॉलिटिक एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर नियंत्रण हस्तक्षेप करते थे। यानी छोटी कोई बात होती थी उसको वो बड़ा चढ़ा कर करते और वो हस्तक्षेप करने शुरू कर देते, क्योंकि वो आंतरिक व्यवस्था है उनको लेकर जो पीए है वो एक अपना हथियार बनाते थे और राज्य के आंतरिक मामलों में नियंत्रण हस्तक्षेप करने लगे। शासन कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन होने लगे। यानी उनके पास जो पावर है वो कम हो गई, इसके कारण राजा क्या करने लगे, उदासीन हो गए उन कार्यों को करने के लिए, यानी शासन संबंधित कोई भी कार्य करने के लिए। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश पॉलिटिक एजेंट राज्य में तानाशाह बन गया। यानी धीरे धीरे यानी जो पावर है वो पीए के पास यानी पॉलिटिक एजेंट के पास आ गया, तो वो तानाशाह बन गए। कंपनी द्वारा खिराज वसूलने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए गए। यानी जबरदस्ती कई खर्चे हैं वो रियासतों पर थोप दिए गए। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांभर झील, मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। यानी जो अच्छी कर के स्रोत थे, एक नमक, उनको भी अपने अधिकार में ले लिया। सांभर झील को जो जोधपुर और जयपुर रियासतों की बॉर्डर पर थी, दोनों की थी, उनको अपने अधीन ले लिया। मेवाड़ के जो अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं वो भी अपने अधीन ले लिया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित करती। यानी उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर शांति व्यवस्था है वो सही नहीं चल रही, इसलिए हम कुछ सैनिक हैं हमारे यहाँ तैनात कर रहे हैं, जिनका खर्चा भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना पड़ता था। भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति वो कमजोर हो गई। आगे देखिए अब क्या होता है। राजस्थान के शासकों ने मराठों के आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी की संधि की थी। 1818 ईस्वी की संधि की थी, क्यों की थी? एक तो मराठों के आतंक से मुक्ति पाना और एक सामंतों पर जो नियंत्रण स्थापित करना। जो उनके स्वतंत्र तो सामंत हैं राजस्थान की रियासतों के, वो लगातार क्या कर रहे थे, उपद्रव कर रहे थे और रियासतों के राजाओं के चुनौती दे रहे थे। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति को कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हुई। धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, ऐसे ऐसे नियम बना दिए ताकि सामंत है वो कमजोर रहे। ये था सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नगद रुपये वसूलने का निश्चय किया गया। यानी सामंतों का यही कार्य था कि वो कर वसूल करे और कुछ कर है वो राजा को दे और राजा को कर दे और उसी जागीर के बदले राजा को सैन्य सहायता भी युद्ध के समय उपलब्ध कराना, यह जागीरदार का कार्य था, सामंतों का कार्य था। परंतु धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, जो कर है वो नगद रूप में लेना शुरू कर दिया सामंतों से, और सामंतों को सैनिक सहायताएं किसी प्रकार की जरूरी नहीं है कि वो सैनिक सहायता उपलब्ध कराएं। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त हैं। यानी जागीर पर सामंतों का कई प्रकार से विशेषाधिकार थे, जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। यानी सामंत आज्ञा देता तब ही वो दूसरी जगह जा सकते। जागीरदार सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूलते थे। राहदारी और दाना पानी ये शुल्क कौन वसूलते थे? व्यापारियों का शुल्क था और ये सामंत वसूलते थे। उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में
उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी, किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई थी। यानी 19वीं सदी में सामंतों के जो नेतृत्व है वो उनमें कमी आ गई, क्योंकि अब जागीरदारों से सीधे अंग्रेज जुड़ गए थे। अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे। अब क्या होता है, अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहाँ का शासक बना दिया। यह दलपत सिंह जो डूंगरपुर के शासक थे 1857 क्रांति के टाइम, ये प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र थे। इससे वहाँ की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार ने दूसरी रियासत के वंशज को लाकर उनकी रियासत पर राजा बना दिया, तो ये उनके खिलाफ क्या हो गया, एक घृणा उत्पन्न हो गई ब्रिटिश से। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया, तो वहाँ के लोगों ने भी क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी। यानी कैप्टन ब्लेक था, उसको मार डाला गया। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हुए। यानी जो हड़ा राजपूत थे कोटा के, वो इसलिए विरुद्ध हो गए क्योंकि कोटा के तत्कालीन राजा किशोर सिंह थे, उनके विरुद्ध उन्हीं का फौजदार है जालिम सिंह है, वो अपना दावा पेश करने लगे कि वो किशोर सिंह से ज़्यादा मजबूत है, तो उनका समर्थन है वो अंग्रेजों ने कर दिया जालिम सिंह का। तो कोटा के जो राजा है वो हथियार लेकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहाँ अवैश्यक राजकुमार गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि शासक के अवैश्यक होने की स्थिति में अंग्रेजों के शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। धीरे धीरे जो अंग्रेजों ने एक जो नीति ऐसी अपनाई कि वो क्या करते थे, जहाँ पर वैश्यक शासक थे उनको हटाकर वहाँ के राजकुमारों को जो अवैश्यक थे उसको बिठाते थे। इसका फायदा उन्हें यह आता कि वो वहाँ के जो शासन व्यवस्था है वो अपने नियंत्रण में रहता है। यानी एक कमेटी गठित कर देते जो उनको उनका शासन चलाते थे, और उन कमेटी में कौन रहते थे, यही रहते थे अंग्रेजों के अधिकारी। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोध थे। ये जोधपुर के राजा मान सिंह यानी नाथ पंथ को मानने वाले मान सिंह, तो ये भी इनके विरुद्ध थे अंग्रेजों के। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगे। धीरे धीरे ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ ये जो असंतोष है वो बढ़ने लग गया। यह थे 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिक एजेंट पीए। कोटा के थे मेजर बर्टन, कोटा बर्टन, जोधपुर के मैक मैसन, और भरतपुर के थे मॉरिसन, जयपुर के ईडन, और उदयपुर के सवर्स आर, और हॉल थे जेडी हॉल सिरोही के थे। इस तरह से ये थे ब्रिटिश एजेंट। इसके अलावा देखिए, राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपरा और रीति रिवाज और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध है, दास प्रथा है, सती प्रथा है, इनको ये सम्मिलित हैं। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता यह समझने लगी कि अंग्रेज हैं वो मुलकरा ठग है, अंग्रेज मुलकरा ठग, मीठा ठग है। तो जनता समझ लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहती है। यानी जनता में अविश्वास फैल गया कि वो अपने धर्म है उनसे ये हमें भ्रष्ट करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न कर दिया। यानी सबसे बड़ा कारण था कि जनता है इससे भड़क गई थी कि अंग्रेज हैं वो हमारे जीवन के अंदर दखल अंदाजी कर रहे हैं। सामाजिक जीवन है और सामान्य जीवन है। इस
प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल किए जाने वाले वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग ने अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। सभी अंग्रेजों से क्या थे? असंतुष्ट थे। ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ क्षेत्र में ये विचार प्रबल लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपने में राजस्थान कवियों व साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनमें सूर्यमल मिश्र थे और उनमें थे बांकीदास, जिन्होंने अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग्गा, और उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, तथा उन शासकों सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास थे, राघोदास थे, सांदू गंगाजी तथा गांगजी थे ना, तथा सूर्यमल मिश्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष है वो व्याप्त हो गया। बांकीदास, राघोदास, सांदू गांगजी और सूर्यमल मिश्र। अब देखिए 1857 क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजों की 6 छावनियाँ थी। कितनी छावनियाँ थी? नसीराबाद, नीमच, देवड़ी, ब्यावर, एरनपुरा, खेरवाड़ा। तो इनको याद करना है। ए से क्या होगा? ए से एरनपुरा, बी से ब्यावर, सी से खेरवाड़ा, डी से देवली, एन स्क्वायर एक एन का मतलब नीमच और एक एन नसीराबाद। ये याद करने का तरीका है ABCD N स्क्वायर, ABCD N स्क्वायर, यानी नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा, देवड़ी और नीमच और नसीराबाद। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे, सिर्फ अधिकारी थे 30 इन 6 छावनियों में। बाकी सैनिक हैं वो सभी भारतीय थे। मेरठ में क्रांति की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि क्रांतिकारियों को अपने राज्य में घुसने न दें और जो ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उनका कठोरतापूर्वक दमन करें। तो ये अब क्या होता है, जो 1857 क्रांति है वो राजस्थान में सबसे पहले है नसीराबाद में इसका सूत्रपात हुआ। नसीराबाद में क्रांति का सबसे पहले सूत्रपात हुआ था 28 मई को। राजस्थान क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद में हुआ, इसके निम्न कारण थे। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहले मुंबई लांसर के सैनिक विद्यमान थे। यानी 3 टुकड़ियाँ थी यहाँ पर, एक तो 15वीं और एक 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और एक मुंबई लांसर। ये पहले मुंबई लांसर, यानी ये 3 टुकड़े थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि ये सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई, अतः उसमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया गया। जो 15वीं नेटिव है वो पहले कहाँ थी? यहाँ जो अजमेर शस्त्रागार है वहाँ पर थी। तो ये संदेह के आधार पर उन्हें नसीराबाद भेज दिया कि ये भी विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि मेरठ में विद्रोह भड़क चुका है। इससे सैनिकों के मन में क्या हो गई, ये धारणा बन गई कि उन पर विश्वास किया जा रहा है, अविश्वास किया जा रहा है। विश्वास नहीं किया जा रहा था, ब्रिटिश अधिकारियों से क्या हो गए, नाराज हो गए।
क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने उन पर विश्वास करना छोड़ दिया। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल, दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार करने का संदेश प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। यानी संदेशवाहक जो दिल्ली और बंगाल से आए थे, वो बाजारों में और छावनियों में घूम रहे थे, साधुओं का वेश और फकीरों का वेश धारण किए और उन्हें संदेश दे रहे थे। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैलने लगी और भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया तथा और बाद में जब ये बात प्रकट हुई तो सेना में क्या हो गई? उत्तेजना फैल गई। उन्हीं कारणों से 28 मई 1857 ईस्वी को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। यानी ये पूछा जा सकता है किस टुकड़ी ने 1857 क्रांति जो नशीबाद में हुई थी वो उसकी शुरुआत राजस्थान में की थी, तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। इन्होंने क्या किया? तोपखाने पर अधिकार कर लिया और सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार को लूट लिया और अंग्रेज सैनिक अधिकारी मेजर स्पॉट्सवुड यानी ऑन स्पॉट मार दिया इसको, यानी और न्यूबरी इसको भी बरी कर दिया। कर्नल न्यूबरी को, मेजर और कर्नल को, यानी मेजर को ऑन स्पॉट मार दिया और कर्नल को न्यूबरी यानी बरी कर दिया, यानी हत्या कर दी इनकी। लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए, यानी लॉक को लॉक किया और कप्तान को घायल कर दिया। कप्तान हार्डी को, यानी हार्डी को घायल कर दिया गया। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीबाद से भागकर बेउर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई, यानी बंगलों में जो चर्च थी और अधिकारियों के तो बंगले थे अंग्रेजों के, उनको आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई, पर इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बही, यानी सिर्फ इन 4 ब्रिटिश अधिकारियों को ही मारा था। स्पॉटवुड, कर्नल न्यूबरी और 2 और थे, लॉक को और हार्डी को तो घायल ही किया था। तो इनके अलावा ये जो नशीबाद के सैनिक थे वो किसी की हत्या करने में सफल नहीं हुए। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिससे अंग्रेज परास्त हो गए। यानी जो दिल्ली को घेर कर बैठे थे अंग्रेज सैनिक, उनके पीछे से 18 जून 1857 को इन्होंने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। किसने किया? नसीबाद छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने। तो इस तरह से यह नसीबाद का विद्रोह है, उनकी कहानी पूरी हुई। अब है नीमच के क्रांतिकारियों की कहानी। नसीबादी क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून को, देखो 28 मई को तो नसीबाद है और 3 जून को नीमच में, 5 दिन बाद नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया, उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंच गए और शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन में ठहरने की सुविधा दी कि इसके पश्चात क्रांतिकारी निंबेड़ा पहुंचे, जहां उनकी जनता ने उनका बड़ा स्वागत किया। यानी शाहपुरा से निंबेड़ा पहुंचे, तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली गए थे। यानी जो नीमच के सैनिक थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने ही देवली में क्या किया? विद्रोह किया। देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए और मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया। क्रांतिकारियों की संख्या में भी काफी वृद्धि हो गई। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान साउस ने बूंदी, कोटा और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को पुनः नीमच पर अधिकार कर लिया। नीमच पर अधिकार कैसे किया? एक तो कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों के सहयोग से लॉरेंस, एजीजी जो था राजस्थान का, लॉरेंस, उनके निर्देश पर किसने किया? सावस ने, जो मेवाड़ का
पिया था। इस तरह से जो नीमच है उन क्रांतिकारियों की कहानी है वो पूरी हुई। इसके बाद एरिनपुरा और अवध में क्रांति। एरिनपुरा अंग्रेजों के विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया था, क्योंकि जागीरदार पर भी अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया था। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नशीबाबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो 21 अगस्त को, देखिए 28 मई को नशीबाबाद में, 3 जून को नीमच में और 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल है वो एरिनपुर में बज गया। क्रांतिकारियों ने एरिनपुर स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो अवध के ठाकुर, पाली जिले में स्थित अवध गांव है, वहाँ के ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी कुशाल सिंह चंपावत उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। और अवध का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वे अंग्रेजों एवं जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। यानी जो ये सामंत थे वो भी परेशान हो गए थे राजाओं से, तो उन्होंने भी, जो अवध के ठाकुर थे वो जोधपुर के महाराजा के विरोधी थे। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेना लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए अवध आ गए। और ये अवध का किला है, आप देख सकते हो फोटो इनकी। जोधपुर के महाराजा ने सिंह भी कुशल राज नेतृत्व में एक अंग्रेजी फौज का अंग्रेजों का एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु अवध भेजी। अंग्रेजों का नहीं दमन है ना, यहाँ क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए, जो क्रांतिकारियों का दमन, जोधपुर के महाराजा ने सिंह भी, जो सिंह सेनापति था कुशल राज सिंह भी, जो यानी मारवाड़ सेना का सेनापति था, मारवाड़ सियासत का सेनापति कुशल राज सिंह भी, उनके नेतृत्व में एक विशाल फौज अंग्रेजों के साथ अवध भेजी थी। जो 8 नवंबर 1857 को अवध के ठाकुर क्रांतिकारी संयुक्त सेना अवध के ठाकुर क्रांतिकारी संयुक्त सेना से जोधपुर की राजकीय सेना फौज को पराजित कर दिया गया। यानी 8 जो सितंबर है वो था चेलावास का युद्ध। इस चेलावास के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह की सेना और क्रांतिकारियों ने मिलकर जो जोधपुर की राजकीय सेना थी उसको हरा दिया और कुशल राज सिंह भी को मार डाला गया। इस संघर्ष में किलेदार अनाथ सिंह भी मारा गया, यानी अनाथ सिंह पंवार था किलेदार, वो भी मारा गया। सिंह भी कुशल राज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ है, यानी कुशल सिंह तो यहाँ से निकलकर भाग गया, यानी किलेदार अनाथ सिंह मारा गया। जोधपुर फौज की तोपें में बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई, क्योंकि इस तरह से वहाँ कई सैनिक मारे गए और कई यहाँ से भागे। तो जोधपुर रियासत की जो युद्ध सामग्री और कुछ तोपें थी वो क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात एजेजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं अवध आ गए थे और 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच क्या हो गया, भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस की पराजय का सामना करना पड़ा। यानी इसे कहते हैं बिथोड़ा का युद्ध। इसे क्या कहते हैं? बिथोड़ा का युद्ध या काला गोरा का युद्ध, काला गोरा का युद्ध कह सकते हैं। यानी काला गोरा का युद्ध कब हुआ? तो 18 सितंबर को काला गोरा का युद्ध, काला गोरा का युद्ध। तो इसमें भी जो अंग्रेज सेनापति था लॉरेंस, वो भी बहुत पूरी तरह से क्रांतिकारियों से हार गया। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी यहाँ से दिल्ली कूच कर गए। यानी क्रांतिकारी यदि यहाँ रुकते तो अवध पर, ये अवध का किला है और यही उस समय के 1857 क्रांति के युद्ध का नज़ारा है। क्या गजब लड़ा था अवध का ठाकुर कुशाल सिंह। आगे देखिए, जॉर्ज लॉरेंस अवध के पराजय को नहीं भूला था, यानी ये इनके जेल में खटक गया। इसलिए अवध के ठाकुर से बदला लेने के लिए ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना अवध की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम ने अवध पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह अवध के किले को छोड़कर सलोमपुर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने अवध के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने बदले की भावना
इतने प्रबल थे कि पूरे गांव को बुरी तरह लूटा तथा अवध के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अवध के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और वहां के निवासियों पर भीषण अत्याचार किया। तो यह था उन अंग्रेजों का रूप, और हमारी भारत सरकार, राजस्थान सरकार उनके आगे अभी तक भी लोड लगा रही है। ये एक दुखद बात है, ये हमारे लिए दुख की बात है। अब मेवाड़ में गूंज, मेवाड़ में 1857 क्रांति की गूंज है, वो किस प्रकार हुई। इस समय मेवाड़ की जनता भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौजें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी, किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सावस के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिक एजेंट सावस के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सावस ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सोलंपुर के राउत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वे चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। तब कप्तान सावस ने राउत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्य में भाग लिया तो उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपुताने से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सावस की धमकी से राउत केसरी सिंह वो शांत हो गए। यह था मेवाड़ में क्रांति की गूंज। और उसके बाद कोटा में क्रांति सबसे ज़्यादा ने वो कोटा है वो इस क्रांति के लगभग यहाँ पर 1 साल तक 10 महीने तक क्रांतिकारक शासन रहा था कोटा में। राजस्थान के राज्य में हुए 1857 क्रांति में कोटा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिक एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को ये सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है और उनका क्या करे रवैया है वो अंग्रेज विरोधी है, अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकार को सौंप दें जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल प्रमुख थे। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को दी गई सलाह दी गई थी वे किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। यानी फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। तदनुसार 15 अक्टूबर को जो है वो कोटा में ये क्रांति का बिगुल बज गया। क्रांतिकारियों ने कोटा में सैनिक क्रांति का बिगुल बजा दिया। अब क्या होता है, अब कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी घेर लिया तो उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कोटम और सैंडर को मार दिया और क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव ने अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जिसमें 9 शर्तें थे। इसमें से एक शर्त यह भी थी कि मेजर बर्टन और उनके पुत्र की हत्या महाराव के आदेश पर हुई थी। महाराव क्रांतिकारी की इच्छानुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो। यानी जो बूंदी है उनके और कोटा रियासत के राजा दोनों राम सिंह के बन नहीं रही थी तो उन्होंने सहयोग नहीं किया और करौली के शासक मदन पाल सिंह ने सहयोग किया था और सेना लेकर क्रांतिकारियों से लड़ने के लिए आए थे।
क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। 6 माह नहीं, ये लगभग 10 माह तक अधिकार रहा था। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उसमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूट मार और अत्याचार कर नगर में के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक मेजर H.C. रॉबर्ट्स नशीराबाद से 55 सैनिक लेकर 22 मार्च, देखिए 15 अक्टूबर था, 15 अक्टूबर से 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर क्रांतिकारियों के नियंत्रण से कोटा है वो मुक्त हो सका। क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए, जिनमें जयदयाल को गिरफ्तार कर तोप से उड़ा दिया। और इसके बाद अन्य राज्यों की क्रांति, अन्य रियासतों की क्रांति देखिए। अन्य रियासतों ने भी कुछ खास तो नहीं किया, फिर भी कोशिश की है, कुछ वहाँ की जनताओं और सैनिकों ने प्रयास किया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ तक, कोटा तक ही सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में सुनाई दी। भरतपुर, जो आगरा में मथुरा के काफी निकटता, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के कारण भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा की आशंका थी कि उसकी उपस्थिति निमज के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। और महाराजा की सलाह पर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर वहाँ चला गया आगरा। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से गुजरी और भरतपुर के गुजर में मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही। उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहाँ के लाल किले की 4 दीवारी तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में भी विश्वास बढ़ गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। यानी अंग्रेजों को आगरा के लाल किलों में कैद कर दिया गया था वहाँ के स्थानीय क्रांतिकारियों ने। तो इससे जो भरतपुर के क्रांतिकारी थे उनके अंदर ये विश्वास भर गया कि अब भारत से क्या हो गया, ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने वाली है। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी। अलवर रियासत के गांव के गुजरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधि शासकों को काफी परेशान किया। ये है शायद भरतपुर का चित्र है। और अब धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर की क्रांतिकारी सिंह सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई और क्रांतिकारी के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। और क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूट मार की। उन्होंने वहां के राजा को घेर लिया, जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगे स्वीकार करनी पड़ी और धौलपुर में इन क्रांतिकारियों राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तो पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण किया। ये स्थिति तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हुई। यानी पटियाला के राजा ने दिसंबर में जो धौलपुर में वो शांति व्यवस्था करने के लिए सेना लेकर पहुंचे। जयपुर में महाराजा को उनके एक
पदाधिकारी शिव सिंह राव शिव सिंह की सलाह ने ये सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। यानी एक पदाधिकारी था शिव सिंह, इन्होंने जयपुर के महाराजा को ये सलाह दी कि वो अंग्रेजों और मुगल बादशाह दोनों से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखें। किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने की डोर डाला। शिवदीन ने ना जयपुर के नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराजा को मालूम हो गई, अतः उन्होंने सादुल्ला को राज्य से निष्कासित किया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था और मगर नवाब की सेना है वो निमज क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए निमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का प्रयास किया किंतु सफल नहीं हुआ। अब देखिए सलूम्बर और कोठारिया का योगदान। सलूम्बर और कोठारिया इन्होंने यहाँ के जो सामंत है उन्होंने भी बहुत सलूम्बर और कोठारिया के जो शासक जो सामंत है उन्होंने भी जो आवा जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंत सलूम्बर के राउत केसरी सिंह और कोठारिया के राउत ज्योतिष सिंह का 1857 ईस्वी के संग्राम में स्वतंत्रता में अपूर्व योगदान दिया था। ये सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों के विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों में को सलूम्बर और कोठारिया रावतों ने अपने यहाँ शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारियों को भी परिवार का आश्रय दिया, क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया। अब देखिए जो सलूम्बर के राउत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर आवा के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता दी। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि किए थे केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया था। एजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर से दबाव डाला कि वह उसके विरुद्ध कार्रवाई करे, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा अवा गांव को तहस नहस कर दिया गया तथा अवा के ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया के राउत जोत सिंह ने उनको गले लगाया। उन्होंने कोठारिया पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी थी और तथा सब प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर वे भावी परिणामों को चिंता न कर सलूम्बर व कोठारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। अगस्त 1858 ईस्वी के समस्त भारत में विद्रोह को चल दिया गया, यानी अगस्त 1858 तक। नवंबर 1858 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। यहाँ भारत का शासन है वो ब्रिटिश ताज को कब सौंपा गया? नवंबर 1858 को। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया और उदयपुर के महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी। यद्यपि राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम असफलता परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं का संसाधन की नियुक्ति, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया गया जाने लगा। इन महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह के कार्य होने लगे जिससे राजपूतों का महत्व है वो कम हो गया। राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह निर्भर हो गए। 1859 क्रांति की असफलताओं के क्या क्या कारण थे ये देखिए। ये कारण थे राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपने झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया।
जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्र संग्राम का नेतृत्व करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्हें अंग्रेजों का साथ दिया। राजस्थान के विद्रोह में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोह से निपटने का अवसर मिल गया। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार की सहयोग नहीं दिया। राजस्थान के 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था और नेतृत्व के लिए सब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया, तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधित सारे कागजात ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिया। यानी यह भी एक बहुत बड़ी कमी रही थी, यानी असफलता का कारण था। और राजस्थान और दूसरा यह था कि जो राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बंटा हुआ था और इनके कारण इनमें क्रांतिकारियों कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, इनमें नेतृत्व का सर्वथा अभाव था और क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं था। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों के जैसा रणकौशल था और न ही वे अंग्रेज सैनिकों के सामने प्रशिक्षित थे। यानी जिस प्रकार अंग्रेज सैनिक प्रशिक्षित थे उसके समान जो राजस्थान के सैनिक है, भारतीय सैनिक है, वो प्रशिक्षित नहीं थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों में धन, रसद और हथियारों की कमी थी, यह भी उनके पास कमी थी। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 को क्या हुआ तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ का जो ये आंदोलन है या क्रांति है वो एक साथ नहीं हुई। इसके कारण इसको दबाने में अंग्रेजों को कोई ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ा। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। 1857 क्रांति की असफलता का परिणाम, अब इनका परिणाम क्या हुआ परिणाम देखिए। इनका परिणाम 1857 क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। ब्रिटिश संरक्षण में पहले कंपनी संरक्षण में थी और अब ब्रिटिश संरक्षण। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी है। यानी सम्राट ने जो ब्रिटिश कंपनी ने जो संधि की वो संधियां जारी रखी। राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दौरा आक्रोश हो गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया। परिणाम स्वरूप ये निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्र आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। अंग्रेज शिक्षा के प्रसार के कारण लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वदेशी, स्वधर्म, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः फुलवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुनलाल सेठी, केश सिंह वारेट, गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की सफलता के भविष्य संगठन और आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। यानी असफलता ने क्या किया, भविष्य संगठित आंदोलन, यानी उन्होंने ये एक नई चीज या नींव डाल दी कि यदि आपको जीतना है, अगले को हराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, संगठित आंदोलन करना पड़ेगा। तो ये थी पहला पार्ट चैप्टर, जो आपको मैंने पूरी तरह से एज टू एज, लाइन टू लाइन आपको पढ़ा दिया है। और अगला पार्ट है वो लेकर मैं जल्द ही उपस्थित होऊंगा। कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।